नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का 6वां व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ एल्कोहलों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने मुख्यतः मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का अध्ययन किया था तथा हमने फिनॉल की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का भी अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, आज हम ईथर के निर्माण की विधियों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कैसे ईथरों का निर्माण किया जाता है एल्कोहलों के द्वारा और विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि विलियमसन संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया है। उसके बाद हम ईथर के भौतिक गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, वैसे तो हम ईथर क्या होते हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, आईयूपीएसी पद्धति के द्वारा उनका नामकरण किस प्रकार किया गया है और विभिन्न आधारों पर इन्हें किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इन सभी बिंदुओं पर इस अध्याय के पहले व्याख्यान में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। परंतु आज के इस व्याख्यान से आपका जुड़ाव भलीभांति हो सके, इसलिए हम ईथर के सामान्य परिचय पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ईथर के निर्माण की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईथर क्या होते हैं। बच्चों, आप पढ़ भी चुके हैं कि जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है तो ईथर बनते हैं। बच्चों, यहाँ हमने एथेन का अणु लिया है और जब हम देखते हैं कि एथेन के अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, किससे? एल्कोक्सी समूह से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों? ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एल्कोहल या फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल या एरिल समूह के द्वारा हो जाता है तो भी हमें ईथर प्राप्त होते हैं। यहाँ जब एथिल एल्कोहल के OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हमने एथिल समूह से कर दिया तो देखिए बच्चों, हमें क्या प्राप्त हो गया? डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। और जब फिनॉल के OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हमने एथिल समूह से कर दिया तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है? एथिल फेनिल ईथर प्राप्त हो जाता है। बच्चों, एक और आसान परिभाषा ये है कि ईथर वे यौगिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल या एरिल समूह लगे हुए होते हैं। ईथर को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर वे ईथर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल या एरिल समूह लगे हुए होते हैं, जैसे डायथिल ईथर। देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर समान एल्किल समूह लगे हुए हैं। और असम्मित ईथर वे ईथर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल या एरिल समूह लगे हुए होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एथिल फेनिल ईथर में एक ओर ऑक्सीजन परमाणु के एथिल समूह लगा है और दूसरी ओर फेनिल समूह लगा हुआ है। बच्चों, डाई एथिल ईथर का प्रयोग पहले समय में निश्चेतक के रूप में किया जाता था शल्य चिकित्साओं के दौरान, परंतु इसका ड्रॉबैक या कमी ये होती है कि इससे जो निश्चेतना आती है, अर्थात रोगी को जो बेहोशी आती है, वो काफी देर में आती है और उसके बाद एक बार बेहोश होने के बाद वापस सामान्य होने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए वर्तमान समय में इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसका प्रयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं। बच्चों, ये 2 इनफ्लूरेन और आइसोफ्लूरेन हैलोजन युक्त ईथर हैं। इनका प्रयोग वर्तमान समय में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो चलिए आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर।
और जो है ईथर का निर्माण। और ईथर का निर्माण सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार करते हैं, एल्कोहलों के द्वारा। तो बच्चों, जब एल्कोहल को गर्म करते हैं प्रोटिक अम्लों के साथ, कौन कौन से प्रोटिक अम्ल हम उपयोग कर सकते हैं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। जब इनके साथ हम गर्म करते हैं तो एल्कोहलों का निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण के उपरांत हमें एथीन प्राप्त हो सकती है, अर्थात एल्कीन प्राप्त हो सकती है। अगर हमने एथिल एल्कोहल लिया होगा तो हमें एथीन प्राप्त हो जाएगी और हमें ईथर भी प्राप्त हो सकते हैं। परंतु उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी या ईथर बनेगा, यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो देखिए, जब हम एथिल एल्कोहल को गर्म करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो हमें एथीन प्राप्त होती है। यहाँ पे एल्कोहल के एक अणु का निर्जलीकरण होता है, ठीक है। एक ही अणु में से क्या होता है, जल निकल जाता है और हमें एथीन प्राप्त होती है। इसका मतलब यहां पे बेटा क्या हो रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, ठीक है बेटा। और जब हम एल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं एथिल एल्कोहल को, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और इस निर्जलीकरण में एथिल एल्कोहल के 2 अणु संलिप्त होते हैं। देखिए ये निर्जलीकरण कैसे होता है बेटा, ये देखिए इस तरीके से 2 अणु संलिप्त होते हैं, जल निकल जाता है और ROR हमें ईथर प्राप्त हो जाता है। तो ये जो निर्जलीकरण बेटा होता है वो कैसा निर्जलीकरण होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है। कुलर डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहां 2 अणु संलिप्त हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि ये डायएथिल ईथर का निर्माण किस प्रकार होता है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एथिल एल्कोहल का अम्ल से प्राप्त H+ आयन के द्वारा प्रोटोनेशन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन इस H+ के साथ बंध बनाती है, इसका एक लोन पेयर बंध बनाने में चला जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ जाता है और एथिल ऑक्सोनियम आयन बनता है और इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया है और ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पर धनावेश आए, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को देखिए यहां पर अपनी ओर खींचता है, जिससे इस वाले कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है। जैसे ही इस कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है, एल्कोहल का दूसरा अणु, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस कार्बन पर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसा होता है बेटा, SN2 अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैक करता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है और जल निकल जाता है। ये जल जो है वो निकल जाता है और इस मध्यवर्ती यौगिक में देखिए ऑक्सीजन 3 बंध बना रहा है और इसके ऊपर धनावेश है, तो ये OH बंध टूटता है और इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्वयं ले लेता है और हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। बच्चों इस विधि का एक ड्रॉबैक, एक कमी ये है कि इस विधि के द्वारा हमें सिर्फ सममित ईथर ही प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात सिमेट्रिकल ईथर ही प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस विधि के द्वारा सिर्फ वे ईथर प्राप्त होते हैं जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर प्राथमिक एल्किल समूह लगे हुए होते हैं, अर्थात इस विधि से ईथर केवल प्राथमिक एल्कोहल ही देते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल इस विधि से ईथर नहीं देते हैं। उसका कारण जानते हैं कि क्यों नहीं देते हैं।
तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये एक द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल है। अगर R' यहाँ पे हाइड्रोजन हम मान ले तो यह द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, और अगर एल्किल समूह है तो यह तृतीयक एल्कोहल होगा। ठीक है, तो बच्चों जब द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों का प्रोटोनेशन होता है एसिड के H+ आयन से, तो देखिए क्या बनता है बेटा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाता है। और यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया तो ये CO बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। और बच्चों होता क्या है कि यहां पर जब तक दूसरा एल्कोहल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने आता है उससे पहले ही यह H2O निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। दूसरा एल्कोहल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करने नहीं आ पाता है, उसका एक कारण यह भी है बच्चों क्योंकि इस कार्बन पर बहुत सारे बल्की समूह लगे हुए हैं, भारी समूह लगे हुए हैं, जो उस न्यूक्लियोफाइल जो होगा दूसरा एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक एल्कोहल, उसका मार्ग क्या करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, उसको आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। और उस कार्बोकैटायन से जब बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, यहां देखिए बीटा हाइड्रोजन जब निकल जाता है तो बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होती है। इस कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहलों से हमें ईथर नहीं प्राप्त होते हैं बच्चों, हमें क्या प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईथर का निर्माण की विधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, तो विलियमसन संश्लेषण में देखिए बच्चों क्या होता है, जब सोडियम एल्कोक्साइड अभिक्रिया करता है एल्किल हैलाइड से, ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, ईथर बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे बच्चों ये अभिक्रिया दिखाई गई है कि जब सोडियम एथॉक्साइड अभिक्रिया करता है एथिल ब्रोमाइड से, और यहाँ पर देखिए बच्चों SN2 अभिक्रिया हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ SN2 अटैक होता है बेटा, और देखिए डाई एथिल ईथर बनता है, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाता है। और यहां पर सोडियम मेथॉक्साइड जब SN2 अटैक करता है एथिल आयोडाइड पर, ये एथिल आयोडाइड है, तो यहां पर भी देखिए SN2 अटैक होता है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल मेथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। यहां पे बच्चों एक एडवांटेज ये है विलियमसन संश्लेषण का कि इस विधि के द्वारा हमें सम्मित और असम्मित दोनों तरह के ईथर प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये SN2 क्रियाविधि के द्वारा हो रहा है, तो देखते हैं कि SN2 क्रियाविधि किस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे बच्चों द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2 अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। तो देखिए होता क्या है बच्चों, ये जो एल्किल हैलाइड होता है, यहाँ मेथिल क्लोराइड हमने लिया है, एल्किल हैलाइड में इस कार्बन और हैलोजन का बंध जो होता है वो पोलर होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इसके ऊपर आंशिक ऋणात्मक, इसके ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश आता है। ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। और देखिए यहां पर एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में बंध का बनना आरंभ होता है, और उसी समय इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में, जो क्योंकि क्लोराइड आयन हमारा लीविंग ग्रुप है, उसके बीच का बंध जो होता है टूटना आरंभ होता है। ठीक है, तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होती है बच्चों। और यहां पर एक बात ये ध्यान रखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। ठीक है, उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा वो इस कार्बन से जुड़ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से, तो हमें उत्पाद प्राप्त होता है डाइमेथिल ईथर, लीविंग ग्रुप निकल जाता है। और यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि इस कार्बन का जो विन्यास है, यहां पे जो हमने मिथाइल क्लोराइड लिया था एल्किल हैलाइड वाले कार्बन का जो विन्यास है वो देखिए प्रतीप हो जाता है, अर्थात इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन समूह इस तरफ लगे थे और उत्पाद में हमारे हाइड्रोजन समूह जो है इधर की तरफ हो जाते हैं, यानी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आप
और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बॉल स्टिक मॉडल से। ठीक है, तो बॉल स्टिक मॉडल में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है। ये हमारा लीविंग ग्रुप है और देखिए ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के बीच में बंध बनना शुरू होता है और ये जो बंध है लीविंग ग्रुप के साथ ये टूटना शुरू होता है एक ही स्टेप में। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये बंध बन रहा है और ये बंध टूट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो बंध हैं वो अन्य बंधों की अपेक्षा थोड़े पतले दिखाई गए हैं। और यहां पर देखिए जब बंध बन जाता है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में, तो देखिए इस कार्बन का जो विन्यास है वो देखिए उल्टा हो गया, प्रतीप हो गया, इन्वर्ट हो गया और लीविंग ग्रुप निकल गया। विन्यास के प्रतीपन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो आपका छाता कैसा हो जाता है बच्चों, पलट जाता है। सेम बिल्कुल वैसे ही अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया होती है कि कार्बन का जो विन्यास हो जाता है जिस पर अटैक हो रहा होता है, जिस एल्किल हैलाइड पर अटैक हो रहा होता है उसका विन्यास बदल जाता है, प्रतीप हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण ही चल रहा है और यहाँ पे ये बताया गया है बच्चों जितना हमारा छोटा एल्किल हैलाइड होगा यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो होगा उनके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो ये अभिक्रिया बहुत सुगमता पूर्वक हो जाती है और हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ईथर हमें अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड है बच्चों, तो ये हमारा देखिए इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है, तो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल यहां पर देखिए इतने बड़े बड़े बल्कि समूह लगे हुए होते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाता है। और बच्चों आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तो वो जाकर उससे जुड़ेगा, है ना। तो यहां पर ये जब जुड़ ही नहीं पाता, इस तक पहुंच ही नहीं पाता, तो ये एक क्षार की भांति व्यवहार करता है और ये क्या करता है, इस बीटा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। ये CH बंध टूटता है, ये CI बंध टूटता है और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बन जाता है, E2 एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, द्वि अणुक विलोपन इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों। और हमें क्या प्राप्त हो जाती है, E2 एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारा एल्किल हैलाइड प्राइमरी है अर्थात प्राथमिक है तो हमें ईथर प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हमारा एल्किल हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक है तो हमें एल्कीन प्राप्त होती है विलियमसन संश्लेषण में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SN2 अभिक्रिया पर त्रिविम का प्रभाव अर्थात स्टेरिक इंडरेंस का क्या प्रभाव पड़ता है SN2 अभिक्रिया पर। तो बच्चों देखिए, क्योंकि हमें पता है SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है जाकर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से। ठीक है, तो देखिए मेथिल हैलाइड है अगर, तो मेथिल हैलाइड में देखिए छोटे छोटे कार्बन के परमाणु लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के परमाणु लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से जाकर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ जाता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं आप देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल का पथ जो है वो अवरुद्ध होता जाता है। और यहाँ पे तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड में देखिए बच्चों कि न्यूक्लियोफाइल का पथ इतना अवरुद्ध हो जाता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहुंच ही नहीं पाता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास। तो यहाँ आप देखते हैं जो तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन देते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाता है। अगर आप ऐसे समझें कि तो बेटा अगर एथिल क्लोराइड के SN2 अभिक्रिया के रेट को 1 मान लिया जाए, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग दिया गया है, तो अगर एथिल क्लोराइड की SN2 अभिक्रिया के वेग को हम 1 माने तो मेथिल क्लोराइड जो होता है वो उससे 30 गुना तेजी से SN2 अभिक्रिया करता है और आइसोप्रोपिल हैलाइड जो होता है वो उससे 50 गुना कम उसकी दर होगी SN2 अभिक्रिया करने की। तो यहां से हम अभिक्रियाशीलता का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। प्राथमिक हैलाइड जो है वो सबसे तेजी से देते हैं SN2 अभिक्रिया, उसके बाद द्वितीयक और सबसे जो तृतीयक एल्किल हैलाइड हैं वो देते ही नहीं हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखते हैं विलियमसन संश्लेषण के द्वारा
फिनोलिक ईथर का निर्माण। तो बच्चों इस विधि के द्वारा फिनोलों से भी ईथर बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम फिनोल की अभिक्रिया कराते हैं NaOH से और हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जब ये सोडियम फिनॉक्साइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है और यहाँ पे भी बच्चों SN2 अटैक होता है फिनॉक्साइड आयन का, तो देखिए एल्काइल ग्रुप पर अटैक होगा और ये हैलाइड निकल जाता है उसी सेम स्टेप में, और हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों? एल्काइल एराइल ईथर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। जब फिनॉल अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और यह सोडियम फिनॉक्साइड जब मेथिल आयोडाइड से अभिक्रिया करता है तो देखिए SN2 अटैक होता है और एनिसोल प्राप्त होता है, और इसका IUPAC नाम जो है वो है मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, कॉमन नेम इसका है एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो बच्चों ईथर का जो CO आबंध होता है वो ध्रुवीय होता है, पर उनका जो नेट ध्रुव होता है, मतलब ध्रुवता जो होती है CO आबंध की, वो कम होती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए उनका जो कथनांक होता है वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन के लगभग जो है वो बराबर ही होता है, लेकिन इनका कथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से देखिए काफी कम हो गया। इसका 307 है, इसका 390। उसका कारण यह है, आप पढ़ चुके हैं बच्चों, क्योंकि एल्कोहल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है और इसके अणु एक दूसरे से, देखिए ये है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जबकि ईथर में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जल में विलेयता की बात करते हैं। तो एल्कोहलों के समान ही ईथर भी बच्चों जल में विलेय होते हैं, क्योंकि वे जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में सक्षम होते हैं। तो अगर हम एथॉक्सी एथेन और ब्यूटेन 1 ऑल की जल में विलेयता की बात करें तो दोनों ही 100 ml जल में ईथर 7.5 ग्राम विलेय है और ब्यूटेन 1 ऑल जो है वो 9 ग्राम विलेय है। तो लगभग समान ही विलेय होते हैं, जबकि पेंटेन जो होता है, इनके समान अणुभार वाला पेंटेन वो जल में घुलनशील नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं और हम देखेंगे कि हमने जो आज पढ़ा वो हमने कितना सीखा बच्चों। तो देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड जो है वो क्या करते हैं? SN2 अभिक्रिया देते ही नहीं है बच्चों। उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? E2 एलिमिनेशन से एथीन प्राप्त होगी। तो देखिए इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? तो क्या उत्पाद हो जाएगा बच्चों? आपको पता है HCH2C बॉन्ड एल्कीन, इस अभिक्रिया से हमें एल्कीन प्राप्त होती है E2 एलिमिनेशन से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेती है, यहाँ पे देखिए ये द्विबंध बनता है और ये निकल जाता है। तो क्या प्राप्त होगा हमें? C2H5OH प्लस NaCl, और जो एल्कीन हमें मिलेगी वो ये है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। आप ये देख सकते हैं। ठीक है, और तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर बनाने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लेंगे। ठीक है, Na। ठीक है, और अगर इसकी अभिक्रिया एथिल क्लोराइड से हम करा देंगे, C2H5Cl से करा देंगे, तो हमें डिजायर्ड ईथर जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल जाएगा बेटा, C2H5। ठीक है, ये मिल गया हमें तृतीयक ब्यूटिल एथिल ईथर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इन ईथर को बनाने के लिए उपयुक्त अभिकारक लिखने हैं। हमें पता है एल्किल हैलाइड हमारा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड हम ये ले लेते हैं और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, एंड ये इस पर अभिक्रिया करेगा, CX बंध टूटेगा और क्या होगा? ये निकल जाएगा, SN2 अभिक्रिया
होगी बच्चों। इसमें देखिए बच्चों क्या होता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इधर कार्बन की संख्या कम है और अगर हम ये हैलाइड ले लें और ये न्यूक्लियोफाइल ले लें CH2ONA, तो बच्चों यहां पे क्या होता है, हैलोजन हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेंजीन रिंग को प्लस m इफेक्ट के द्वारा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां हैलोजन और कार्बन के बीच आंशिक द्विबंध होता है, जिसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है बच्चों। तो इसके लिए हम ये हैलाइड नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए फिनॉक्साइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया कराएंगे बेंजिल हैलाइड से, CH2X से कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये SN2 अटैक होगा और हमें ये ईथर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1-methoxy-4 नाइट्रोबेंजीन बनाना है, उसके लिए अभिकारक क्या लेंगे। तो बच्चों हम अभी आपको बता चुके हैं, अगर हैलोजन और कार्बन के बीच आंशिक द्विबंध होता है उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, तो हम यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेंगे और ये छोटा एल्किल हैलाइड लेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जिससे आराम से अभिक्रिया हमारी SN2 अटैक के द्वारा हो जाती है और हमें 4-methoxy-4 नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये अभिक्रिया। इसमें आपको बताना है कि उत्पाद कौन सा होगा। तो बेटा ये सोडियम हाइड्राइड एक बहुत अच्छा क्षार है, जब ये इस अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा तो देखिए सबसे पहले क्षार जो होगा वो हाइड्रोजन ले लेगा, एसिटिक हाइड्रोजन, और सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त हो जाएगा -Na और प्लस। और बेटा उसके बाद इसकी आइसोप्रोपिल आयोडाइड से अभिक्रिया हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल आयोडाइड की संरचना ये है, SN2 अटैक हो रहा है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है और हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, ओ इस तरीके से उत्पाद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए ये उत्पाद तो बनना ही नहीं है, ठीक। अब यहां पर ये उत्पाद बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। अब यहां पे बच्चों आपको देखिए ये इस तरह की बॉन्डिंग 3 जगह बदली गई है। तो यहां पे मैं बता दूं बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है बेटा। न्यूक्लियोफाइल का विन्यास प्रतीप नहीं होता है, विन्यास का जो इन्वर्जन होता है वो एल्किल हैलाइड का होता है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो विन्यास है वो वैसा ही रहेगा जैसा था, है ना। तो ये जो विन्यास है ये वैसा ही रहेगा, इन्वर्जन एल्किल हैलाइड में होता है। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और जो करेक्ट हमारा ईथर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। यहां पे आपका गृह कार्य है, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से ईथर को बनाने की विधि उपयुक्त नहीं है। क्यों, आप इसको लिखेंगे। आपको बताना है मेथॉक्सी मेथेन का क्वथनांक जो है वो एथेनॉल की अपेक्षा क्यों कम होता है, और प्रोपेन 1 ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन आप किस प्रकार बनाएंगे। ईन सभी ईथर को आप किन अभिकर्मकों को द्वारा बनाएंगे आपको ये बताना है। तो बच्चों आज हमने ईथर का एक थोड़ा सा परिचय पढ़ा और ईथर को बनाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया और उसके बाद हमने ईथर के भौतिक गुणधर्मों का भी अध्ययन किया। बच्चों इसके अगले वाले व्याख्यान में हम ईथर की रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे और ये आपको बता दूं कि अगला व्याख्यान जो है वो इस अध्याय का अंतिम व्याख्यान होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मैंने जितना भी आपको ये अध्याय पढ़ाया है ये आप अपनी रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक से भली भांति रिवाइज करेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है उसका लिख कर अभ्यास करेंगे। तो आशा करती हूं आपको आज का व्याख्यान समझ में आया होगा। धन्यवाद।